नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंजलि यूट्यूब चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल के मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित करके देखा था, जिसमें पहला था पुरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, तीसरा था मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल। और कुछ इतिहासकारों ने इसे एक और वर्ग जिसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं इसमें विभाजित किया था। तो हमने इन सब के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जाना जहां से प्रागैतिहासिक कालीन मतलब अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, जिसमें से कि आद्य ऐतिहासिक काल को हमने 2 वर्गों में विभाजित किया था। पहला था सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी थी हमारी वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमारे बिहार में नहीं हुआ, यह हमने पिछली कक्षा में देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, उसका विस्तार हमारे बिहार में नहीं हुआ था। इसका विस्तार हमारे बिहार में नहीं हुआ और इस पर हमने देखा था कि इसका जो उत्तरी छोर है वह मांडा जम्मू कश्मीर तक विस्तृत था, जम्मू कश्मीर तक। वहीं अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां तक विस्तृत था। अगर पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो कि सुतकांगेडोर पाकिस्तान में पड़ता है, वहां अवस्थित था। और अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में था हमारा आलमगीरपुर, और यह आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। तो क्या आप इसे देखकर तो एकदम क्लियरली बता सकते हैं कि यह जो चारों बिंदु हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यह सबसे लास्ट बिंदु था जहां की सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था। तो इसमें बिहार का तो कहीं नाम आता नहीं है, तो इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अगर बिहार के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो बिहार के संदर्भ में हम इसे नहीं पढ़ेंगे। तो अब दूसरी बात आई वैदिक सभ्यता की। तो आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में ही जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लासेस आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम में जो हम पढ़ाते हैं उसका बोर्ड PDF जाता है। इसके साथ साथ शाम में उसमें क्विज भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। आगे हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता और इस वैदिक सभ्यता को हम 2 वर्गों में विभाजित करेंगे। इस वैदिक सभ्यता को हम 2 वर्गों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले हम वैदिक सभ्यता के टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो इसका टाइम पीरियड था 1500 BC से 600 BC तक का टाइम पीरियड था। 1500 BC से 600 BC तक का टाइम पीरियड था। और वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसमें से पहला था ऋग्वैदिक काल और दूसरा हमारा था उत्तर वैदिक काल। अब अगर हम ऋग्वैदिक काल के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड था
1500 बीसी से 1000 बीसी तक का। और अगर उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड था 1000 बीसी से 600 बीसी तक। यानी बीसी यानी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। यानी अगर आज के समय की बात, वर्तमान समय की बात की जाए तो आज से हम करीब 4000 से 3500 साल पहले चल जाएंगे, तब हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी आज से ठीक 4000 साल पहले। अब यह जो वैदिक सभ्यता थी, यह जो वैदिक सभ्यता है, इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत आर्यों के आगमन से मानी जाती है। कुछ आर्य लोग थे जिन्होंने, जो भारत के मूल निवासी नहीं हुआ करते थे, लेकिन वह हमारे भारत में आकर वैदिक सभ्यता को स्थापित किया था। तो आर्यों के आगमन के बाद उनके द्वारा स्थापित संस्कृति को वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक सभ्यता कहा गया। अब यह जो लाइनें अभी हमने लिखी कि आर्यों के आगमन के बाद जब आर्य लोग भारत आए तो उन्होंने एक संस्कृति की शुरुआत की, जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो आप सबके मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि ये जो आर्य थे वह भारत के मूल निवासी तो नहीं थे, लेकिन यह आखिर आए कहाँ से, कौन से स्थान से ये भारत में आए हैं। तो चलिए अब इसकी बात भी कर लेते हैं। तो अगर हम आर्यों के आगमन की बात करें, अगर हम आर्यों का आगमन की बात करें तो इनके आगमन के बात में मतलब कुछ बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग बातें की है कि इनका जो पहले निवास स्थान था वो कहीं और था। तो इसमें प्रमुख हमको 3 मत जानने हैं। 3 मत, यानी 3 इतिहासकारों ने इस पर ज्यादा रिसर्च किए हैं। तो उनमें से पहला नाम आता है मैक्स मूलर का नाम आता है। और मैक्स मूलर ने क्या कहा? मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया से आए हैं। मैक्स मूलर ने अपना मत दिया कि ये मध्य एशिया से आए हैं। और यह जो मैक्स मूलर का मत है, तो इतिहास में इन्हीं के मत को सर्वमान्य किया गया है। सर्वमान्य कहने का मतलब ये है कि मैक्स मूलर ने ये बताया कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए हैं। तो हमारे इतिहासकारों ने इसे एक्सेप्ट किया कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से ही आए हैं। यानी यह था सर्वमान्य मत। यह मध्य एशिया का ही पार्ट है, जिसमें मुख्यतः 5 देश आते हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब देश आते हैं। वैसे आप ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं जिसमें तान लगा हो, बस पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर।
अब आगे हम बात करते हैं दो और मत के बारे में, जिसमें दूसरा नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना मत दिया। इन्होंने कहा कि आर्य लोग तिब्बत से आए हैं। इन्होंने कहा कि आर्य लोग तिब्बत से आए हैं। अब एक और स्टेटमेंट है लोकमान्य तिलक का, यानी बाल गंगाधर तिलक का एक और मत है। एवं बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि जो आर्य लोग हैं वह उत्तरी ध्रुव से आए हैं, यह ध्रुव प्रदेश से आए हैं। लोकमान्य तिलक ने कहा कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ध्रुव से आए हैं। यहाँ देखिए, ये तीन स्टेटमेंट देख के आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अगर सिंपली बस ये पूछा जाए कि आर्यों का आगमन कौन से स्थान को माना जाता है, तब हमें मध्य एशिया पर टिक करना है। लेकिन आजकल सवाल थोड़ा डिफिकल्ट बनाए जा रहे हैं, तो सवाल में अगर नाम दे दिया जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, तब हमें तिब्बत टिक करना है। या फिर सवाल में बाल गंगाधर तिलक का नाम दे दिया जाए कि लोकमान्य तिलक के अनुसार जो आर्य लोग थे वह कहाँ से आए थे, तब हमें उत्तरी ध्रुव टिक करना है। लेकिन जब भी अगर नाम ना हो, उसमें नाम ना होने का मतलब है कि अगर मैक्स मूलर का नाम नहीं भी उसमें दिया हो, फिर भी बस ये पूछा जाए कि आर्य लोगों का आगमन कहाँ से माना जाता है, तब हमें मध्य एशिया टिक करना है, क्योंकि जो मैक्स मूलर का मत है वही सर्वमान्य मत मान लिया गया है। अब हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। यह जो वैदिक काल था उसे पिछले स्लाइड में हमने दो भागों में बांटा, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऋग्वैदिक काल से। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल इसका टाइम पीरियड क्या रहा था? 1500 बीसी से 1000 बीसी का इसका कालखंड था। अब यह जो ऋग्वैदिक काल है, इस कालखंड का नाम ऋग्वैदिक काल क्यों रखा गया है, यह आपने कभी सोचा? तो चलिए जानते हैं। इसका नाम ऋग्वैदिक काल इसलिए रखा गया क्योंकि इस टाइम पीरियड में चारों वेदों का विकास हो रहा था। इस कालखंड में वेदों का प्रारंभिक विकास हो रहा था। इसीलिए इतिहासकारों के द्वारा इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। अब आगे हम बात करते हैं, अगर ऋग्वैदिक काल की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में हमें बिहार के संदर्भ में उतनी बातें नहीं करनी है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल को, जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि वैदिक काल ही उस कालखंड को कहते हैं जब यहाँ भारत में
आर्यों का आगमन हुआ और उसी आर्यों के द्वारा यहाँ पर वैदिक सभ्यता की शुरुआत की गई। तो जब ऋग्वैदिक काल की बात आती है तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार था वह बिहार तक नहीं हुआ था। इस कालखंड में आर्यों का विस्तार बिहार में नहीं हुआ। बिहार में नहीं हुआ। इसीलिए जो आर्य लोग हैं वह बिहार को अपवित्र भूमि और बिहार के निवासियों को अपवित्र भूमि में निवासित जनता कहा था। इसके लिए ये एक विशिष्ट वर्ड का भी प्रयोग किए थे। यह जो ऋग्वैदिक काल है, इस काल में आर्यों ने बिहार को क्या नाम दिया था? आर्यों ने बिहार को कीकट कहा था। बिहार को कीकट कहा। कीकट एवं यहाँ के निवासियों को भ्रात्य कहा। अब ये जो आर्य लोग थे इनका मानना था कि जिस क्षेत्र में इनका विस्तार हुआ है, यानी जिस क्षेत्र में अब ये निवास करने लगे हैं, केवल वही क्षेत्र पवित्र है और जिन क्षेत्रों में इनका विकास नहीं हुआ वह अपवित्र भूमि थी। और अपवित्र भूमि के लिए इन्होंने एक वर्ड का प्रयोग किया जिसका नाम था कीकट। यह जो कीकट वर्ड है, कीकट, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपवित्र भूमि। अपवित्र भूमि। तो इन आर्य लोगों ने हमारे बिहार को कीकट कहा था ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि इस टाइम पीरियड में इनका विस्तार बिहार तक नहीं हुआ था। और इतना ही नहीं, यहाँ के निवासियों को इन्होंने भ्रात्य कहा। यहाँ के निवासियों को इन्होंने भ्रात्य कहा। और भ्रात्य का अर्थ होता है अपवित्र भूमि के निवासी। अपवित्र भूमि के निवासी। ऋग्वैदिक काल के बारे में हमें बिहार के संदर्भ में बस इतना ही पढ़ना था, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा विस्तार हुआ नहीं। अब आगे हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। अगला हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल। और इस उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड रहा है 1000 BC से 600 BC। अब हम ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में प्रवेश कर चुके हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारियां ले लें। तो अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में बिहार में आर्यों का आगमन, बिहार में आर्यों का आगमन हुआ। और यही वजह है कि बिहार में ऐतिहासिक काल
ऐतिहासिक काल 1000 बीसी से माना जाने लगा। 1000 बीसी से माना जाने लगा। क्योंकि कल जब हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था तो प्रागैतिहासिक काल के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, लेकिन जब हम बात करें उत्तर वैदिक काल की तो उत्तर वैदिक काल आते आते जो ऐतिहासिक अवशेष थे उनका लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने लगा। अब आगे हम यह बात करेंगे कि जब उत्तर वैदिक काल में बिहार में आर्यों का आगमन हुआ तो सबसे पहले ये आर्य लोग किस क्षेत्र में आए या उनका विस्तार सबसे पहले कहाँ हुआ, तो ये हम बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम आर्यों का विस्तार गंडक नदी में हुआ, गंडक नदी तक हुआ। गंडक नदी तक हुआ। यह जो उत्तर बिहार में आज भी गंडक नदी है वहीं तक उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ था। यह वही गंडक नदी है जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में भैंसालोटन नामक जगह से बिहार में प्रवेश करती है। और जब गंडक नदी तक इनका विस्तार हुआ तो आर्य लोगों ने गंडक नदी को एक विशिष्ट नाम दिया था। आर्य लोगों ने गंडक नदी को सदानीरा कहा था। सदानीरा नाम दिया। क्योंकि यह जो गंडक नदी है यह हिमालयी नदियां हैं। हम आगे बिहार के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि जो उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं वह हिमालयी नदियां हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है, चाहे उस टाइम पीरियड में गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी का मौसम हो, हर समय उसमें पानी भरा हुआ रहता है। इसीलिए जो आर्य लोग थे उन्होंने गंडक नदी को सदानीरा कहा। सदानीरा का मतलब ये देखिए शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। सदा यानी हमेशा और नीर का मतलब होता है पानी या जल, यानी वैसी नदी जिसमें सदा यानी हमेशा जल भरा हुआ हो उसे सदानीरा कहेंगे। अब आगे हम बात करते हैं, यह जो गंडक नदी को सदानीरा कहा गया था यह शतपथ ब्राह्मण में वर्णित था। गंडक नदी का सदानीरा नाम शतपथ ब्राह्मण में वर्णित था। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। अब यह जो शतपथ ब्राह्मण क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। अभी हमने देखा कि यह जो गंडक नदी का नाम सदानीरा था तो यह जो सदानीरा नाम मिलता है यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अलावा हम बात करें तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा भी इसी में मिलती है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में ही मिलती है।
शतपथ ब्राह्मण में ही मिलती है। और यह जो हमारा शतपथ ब्राह्मण है, यह शतपथ ब्राह्मण, यह जो है यजुर्वेद से संबंधित, यजुर्वेद से संबंधित। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा वेद है वह कुल 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो यह जो शतपथ ब्राह्मण है यह यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ये जो हमारे चारों वेद हैं, इन चारों वेदों का अलग अलग अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यह शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। और अगर हम बात करें तो इस शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में तिरहुत क्षेत्र की जिसे विदेह कहा गया, जिसे विदेह नाम से भी जानते थे, तो तिरहुत क्षेत्र की विशिष्ट चर्चा की गई है, विशिष्ट चर्चा की गई है। इसके आगे हम बात करते हैं तो यह जो विदेह क्षेत्र की चर्चा की गई, तो शतपथ ब्राह्मण में ही, इसी में विदेह के राजा जो जनक थे, विदेह के राजा जनक को राजा और सम्राट कहा गया, राजा और सम्राट कहा गया। राजा और सम्राट कहा गया। इसके अलावा हम बात करें तो इनके जो विदेह राजा जनक के जो पुरोहित हुआ करते थे उनकी भी चर्चा मिलती है। तो इसमें विदेह सम्राट के पुरोहित, और इनके पुरोहित का नाम था राहुगण। पुरोहित राहुगण का भी उल्लेख है, राहुगण का उल्लेख मिलता है। ये जितनी भी बातें हैं यह सभी शतपथ ब्राह्मण के बारे में की जा रही है। यानी जो भी, सबसे पहले हम तिरहुत क्षेत्र की बात करें, उसके बाद तिरहुत क्षेत्र के राजा जो जनक हुआ करते थे उनकी अगर बात की जाए, इसके अलावा राजा जनक के पुरोहित जो राहुगण थे, इन सब का उल्लेख हमारे शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और यह जो शतपथ ब्राह्मण था यह यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अलावा जब शतपथ ब्राह्मण की बात की गई है तो हम यह भी जान लेते हैं कि शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है। तो इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता, अगर इसकी बात करें तो इनमें 2 व्यक्तियों का नाम आता है, इनमें 2 व्यक्तियों का नाम आता है। इसमें पहला है ऋषि याज्ञवल्क्य, और दूसरा नाम आता है इन्हीं की पत्नी
इन्हीं की पत्नी है जिनका नाम था मैत्रेयी। ये दोनों पति पत्नी ने मिलकर शतपथ ब्राह्मण की रचना की थी। यानी ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी, इन दोनों ने मिलकर ही शतपथ ब्राह्मण की रचना की। अब आगे हम बात करेंगे तो बिहार में जो आर्यों का विस्तार हुआ उसमें बहुत बड़े सहायक रहे थे विदेह माधव, यानी विदेह के राजा जनक, ऐसा माना जाता है। यानी बिहार में आर्यों के विस्तारकर्ता विदेहराज जनक को माना जाता है। विदेहराज जनक को माना जाता है। इसके आगे हम बात करें तो एक और वेद की बात करेंगे जिसका नाम है अथर्ववेद, जो कि सबसे लास्ट में रचित वेद है। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो इस अथर्ववेद में बिहार में स्थित 2 महाजनपदों के बारे में बात की गई थी। अथर्ववेद में एक महाजनपद अंग और दूसरा था मगध। इसके अलावा बिहार में एक और महाजनपद विकसित हुए थे जिसका नाम था वज्जी, लेकिन यहाँ जो अथर्ववेद है इसमें अंग और मगध की चर्चा की गई है। अंग और मगध महाजनपद की चर्चा की गई है। अब इसके आगे और हम बात करें, इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड देते हैं। अब एक शब्द आया था महाजनपद, तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आगे हमें बिहार के संदर्भ में महाजनपदों की बात करनी है। तो अगर हम बात करें इस महाजनपद की, तो आखिर ये महाजनपद क्या होता था, ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सबसे छोटी इकाई से लेकर चलते हैं आपको। इसकी सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, इसकी सबसे छोटी इकाई थी परिवार। परिवार तो आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। परिवार यानी जो एक संपूर्ण परिवार है वह इसकी सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी और बहुत सारे परिवारों को मिलाकर बनता था कुल। आज भी जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि कैसा कुल खानदान का है, कुछ ऐसा बोल दिया जाता है बातों बातों में। तो बस वही चीज था, कुछ परिवारों के सम्मिश्रण से कुल का निर्माण होता था। और बहुत सारे जब कुल एक साथ जहाँ रह रहे हैं उसे कहा जाता था ग्राम, जो कि ग्राम नाम आज भी प्रचलित है गांव के संदर्भ में। तो गांव को ही ग्राम बोला जाता था। अब इसे अगर बहुत सारे गांव को मिला दिया जाए तो इसे विश्व बोला जाता था। विश्व बोला जाता था। और बहुत सारे विश्व को मिलाकर उस टाइम जन कहा जाता था। और जब बहुत सारे जन एक जगह रहा करते थे, जन का मतलब यहाँ लोग मत समझ लीजिएगा, यहाँ जन का मतलब
कुछ और इकाइयां थी, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी बस एक डायग्राम बना लेते हैं। और जन के बाद बहुत सारे जन थे, वहां इसे जनपद नाम दिया जाता था। और जब इस जनपद को बहुत सारे जनपदों में मिला दिया जाए तो उसे नाम दिया जाता था महाजनपद। महाजनपद। तो यहाँ सबसे पहले हम शुरू से चलेंगे। सबसे पहला है परिवार। तो परिवार आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, जैसे आज भी जो एक परिवार रहता है वही परिवार था पहले भी। उसके बाद आता है कुल, यानी कुल में बहुत सारे परिवार हो सकते हैं, किसी कुल में 2 परिवार हो, किसी कुल में 4 परिवार हो, ऐसे। और बहुत सारे कुल जब एक साथ एक समूह में रहा करते थे तो उस जगह को कहा जाता था ग्राम, जो कि आज भी है। गांव को हम ग्राम कहते हैं, लेकिन समस्या अब आगे के शब्द से आने वाली है। यह जो 20 शब्द है, 20, इसे आज के हम पंचायत से कंपेयर कर सकते हैं। इस 20 शब्द को आज के पंचायत से कंपेयर कर सकते हैं। यानी यह जो 20 था बहुत सारे गांवों को मिलाकर, जैसे आज पंचायत बना दिया जाता है जिससे कि प्रशासनिक असुविधा ना हो किसी कारणवश, तो वही उस टाइम पीरियड में 20 हुआ करता था। और बहुत सारे पंचायत को मिलाकर, जैसे आज हमारे यहाँ ब्लॉक बना दिए जाते हैं या सब ब्लॉक, जो एक डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा छोटी इकाई हो, तो वह था जनपद। यानी आज के हिसाब से इसे प्रखंड समझ सकते हैं। यह सिर्फ समझने के लिए है, यह किसी बुक में आपको नहीं दिया जाएगा। यह हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आप जितना भी हो सके इजी लैंग्वेज में समझ सकें। तो जन को हम प्रखंड से कंपेयर करके समझ सकते हैं। और इससे जब हम आगे बढ़ेंगे, जो यह जनपद है, यह जो हमारा जनपद है, इसे हम जिला से कंपेयर कर सकते हैं। जिला से कंपेयर कर सकते हैं। और जब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को एक साथ मिला दिया जाता है तो उससे क्या बनता है, उससे एक राज्य का निर्माण होता है, जिसे हम प्रांत भी कह सकते हैं। तो यह जो महाजनपद था, यह एक बड़ा प्रांत हुआ करता था उस टाइम में। उस टाइम में यह एक बड़ा प्रांत हुआ करता था, जिसके अंतर्गत बहुत सारे, अगर हम गांव के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारे गांव आ जाते थे। तो ये थी महाजनपद की कहानी। हालांकि महाजनपद यहीं खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम उसे आगे पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हमें उत्तर वैदिक काल को पढ़ना है। तो अब हम बात करेंगे जहां हम रुके थे। पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि जो महाजनपद की बात कहाँ आई थी, कि यह जो अथर्ववेद में अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख मिलता था। अब इससे आगे हम बात करें तो एक हुआ करते थे महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि, इनका नाम आप लोगों ने रामायण के संदर्भ में सुना होगा। महर्षि वाल्मीकि, तो ये जो महर्षि वाल्मीकि हुआ करते थे, इन्होंने भी बिहार के मामले में कुछ टिप्पणियां की हैं। इनके बारे में तब जान लेते हैं। ये जो महर्षि वाल्मीकि हैं, इन्होंने बिहार को, हालांकि इनकी टिप्पणियां जो थी वह पॉजिटिव थी, कुछ नेगेटिव सेंस में नहीं था। तो इन्होंने बिहार की भूमि को करुणा और मलद 2 नामों से संबोधित किया। करुणा एवं मलद नामों से संबोधित किया। नामों से संबोधित किया। अब यह जो करुणा शब्द है,
इसे तो आप सभी समझ रहे होंगे। यह करना शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रेम या स्नेह। और यह जो मलद शब्द है, इसका भी अगर अर्थ हम निकालें तो इसका अर्थ भी होता है स्नेह। संबोधित किया। तो इन्होंने महर्षि वाल्मीकि जो थे, ये कुल मिलाकर ऐसे ये घुमा फिरा के 2 वर्ड दे दिए, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। बस इनकी सीधी साधी बात ये थी कि ये जो बिहार है, यह महर्षि वाल्मीकि के अनुसार प्रेम और स्नेह की भूमि थी। प्रेम और स्नेह की भूमि थी। प्रेम और स्नेह की भूमि। अब इन्होंने एक और बात की, महर्षि वाल्मीकि के बारे में अगर जाने तो इन्होंने आज का जो क्षेत्र बक्सर भोजपुर, वो वाला जो इलाका है, बक्सर का क्षेत्र, उस टाइम पीरियड पे इसका नाम इन्होंने व्याघ्रसर बताया। व्याघ्रसर बताया। व्याघ्रसर जो कि आज वर्तमान का बक्सर है। तो इन्होंने बक्सर क्षेत्र को राक्षसी ताड़िका का निवास स्थल बताया। राक्षसी ताड़का का निवास स्थल बताया। अब एक और बात आती है गया के बारे में। आज का जो वर्तमान का हमारा गया जिला है, उसके बारे में एक बात है। तो गया जिला को, आज का जो गया जिला है, गया जिला को कुछ पुराणों में असुरों का क्षेत्र कहा गया है। असुरों का क्षेत्र। यानी कुछ पुराणों के अनुसार गया जिले, कुछ पुराण ऐसा कहा करते थे कि यह जो आज का वर्तमान का गया जिला है, वहां असुर निवास करते थे। आज का जो हमारा गया जिला है, वहां पूर्व में जो उत्तर वैदिक काल था, उस टाइम पीरियड में असुर निवास करते थे। अब आगे हम बात करते हैं, 2 और पुराण हैं जिनमें इसके बारे में क्या क्या कहा गया है। तो एक है हमारा वायु पुराण, और दूसरा नाम आता है पद्म पुराण की। वायु पुराण और पद्म पुराण। तो इन दोनों पुराणों में गया के बारे में क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो वायु पुराण और पद्म पुराण में आज का जो राजगीर क्षेत्र है, राजगीर, उसके अलावा गया और पुनपुन का क्षेत्र, आज का जो पुनपुन नदी घाटी का क्षेत्र है, उसके बारे में भी बात की गई है। गया और पुनपुन क्षेत्र को पवित्र स्थान बताया गया। पवित्र स्थान बताया गया। देखिए, यह जो हमारा
आद्य ऐतिहासिक काल में है। इसके जो लिखित साक्ष्य है ना, उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए कुछ ऐसे पुराण हैं जो गया को असुरों का क्षेत्र मानते हैं। वहीं अगर वायु पुराण और पद्म पुराण की बात की जाए तो ये दोनों गया को पवित्र स्थान मानते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन तो देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके आगे जब हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की, तो वहां से जो भी डाटा सामने आएंगे वह एकदम प्रॉपर क्लैरिटी के साथ होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, यह जो हमारे इतने अच्छे अच्छे कंटेंट हैं यह आगे भी प्रोवाइड करवाते जाएंगे हम, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि आप हमारे क्लासेस को और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।